हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर तारिक अनवर और आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने क्या देखा था? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। वहां पे डिफरेंस क्या था आज के इस वीडियो से कि वहां पे हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस था, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं थी। आज हम लोग पोटेंशियल एनर्जी देखने वाले हैं किसी भी चार्ज की अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है हमारे पास। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। बहुत छोटे मोटे फॉर्मूले हैं और कुछ डेरिवेशंस हैं, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, समझ के वो भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड, और सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास पोटेंशियल ऑफ अ सिंगल चार्ज। सिंगल चार्ज की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो लेट्स अज्यूम हमारे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ठीक है, ई, एंड ये कुछ ओरिजिन ले लिया हमने। ओरिजिन क्यों लिया? किसी भी डिस्टेंस की हम लोग बात करते हैं तो किसी पॉइंट ऑफ रेफरेंस से बात करते हैं, तो ये हमारा वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। लेट सपोज मैं आपको बोलता हूँ मुझे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जाननी है, तो ये डिस्टेंस, इसके रिस्पेक्ट में हम लोग बोलेंगे ये आर डिस्टेंस पे मुझे पोटेंशियल एनर्जी जाननी है, इसलिए हमने एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस या ओरिजिन ले लिया है। अब हमें पोटेंशियल एनर्जी जानने के लिए मैं बोल देता हूँ यहाँ पे हमें पोटेंशियल पता होना चाहिए। अगर हमें पोटेंशियल पता है, चार्ज का मैग्नीट्यूड पता है, तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं इट इज इक्वल्स टू क्यू टाइम्स पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस आर। अगर हमें यहाँ पे क्या पता करना है, पोटेंशियल एनर्जी पता करनी है, सो इट विल बी इक्वल टू क्यू इंटू वी आर। वी आर क्या है? पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस आर, जहाँ पे भी हमें निकालना है उस पॉइंट पे पोटेंशियल अगर हमें पता है तो भी निकाल सकते हैं। अब हमें एक और चीज़ समझनी चाहिए यहाँ पे। क्या समझना चाहिए कि जो पिछली वीडियोस थी जहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, ये उससे कैसे डिफरेंट है। वहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं थी हमारे पास, ये चीज़ नोट करने वाली है। वहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो ड्यू टू चार्ज 1, चार्ज 2 या जो भी सिस्टम ऑफ चार्जेस थे उन्हीं की वजह से थी। यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक्सटर्नल फील्ड है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। अब नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं जहाँ पे चार्ज भी प्रेजेंट है और एक्सटर्नल फील्ड भी प्रेजेंट है, उस केस पे आ जाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। इजीली समझने के लिए सिस्टम ले रहे हैं सिर्फ दो चार्जेस का, आप एक बार समझ जाएंगे तो तीन चार्जेस का भी कर लेंगे और आपको खुद करना ही है। अगर नहीं आता है थ्री चार्जेस का आप लोगों को करना, डेरिवेशन नहीं आ रही है तो एक बार कमेंट कर दो, उस पर भी वीडियो आ जाएगी। ठीक है, लेकिन कमेंट करना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मुझे कैसे पता लगेगा कि आप लोगों ने किया नहीं किया, समझ में आया नहीं समझ में आया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। अब यहाँ पे हमारे पास दो चार्ज हैं, हमेशा जो हम करते हैं वही करने वाले हैं। लेट्स से एक चार्ज Q1 है। सबसे पहले एक ओरिजिन ले लेते हैं जिसके रेफरेंस में हम हर चीज़ बात कर रहे होंगे, और हमें यहाँ पे निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी एट अ डिस्टेंस लेट्स से R फ्रॉम दिस ओरिजिन। अब Q1 को जो हम इस डिस्टेंस P पॉइंट पे लाएंगे, इस पॉइंट को P बोल देते हैं, नेम कर देते हैं। Q1 इन्फिनिटी से जब यहाँ पर आएगा तो क्या उसे कोई रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, बट एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है, जस्ट बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपको याद ना हो तो। ठीक है, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रेजेंट है जिसकी वजह से इस P पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल भी होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। लेट्स से वो पोटेंशियल कितना है? VR है। ध्यान देना इधर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी प्रेजेंट होगा। इस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा, लेट्स से वो VR है। तो अब जो वर्क डन हमें करना पड़ेगा अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वही हमारा क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। और यहाँ पे पहले से कोई भी चार्ज नहीं है जिसकी वजह से उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके अगेंस्ट हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, हमें सिर्फ इस एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। जब Q1 आएगा तो हमारे पास वर्क डन कितना होगा? जब Q1 को लाएंगे वर्क डन कितना होगा? Q टाइम्स VR। ठीक है, Q1 टाइम्स VR, इसको हम यहाँ पे लाएंगे। Q1 अब यहाँ पे आ चुका है। एक दूसरा चार्ज है Q2, कहाँ बनाएंगे Q2 को? यहाँ बना लेते हैं। अब Q2 को भी यहीं पे लाना है, ठीक है, या फिर मैं बोल देता हूँ एट अ डिस्टेंस R1 लाना है, R2 लाना है, Q2 को। बात समझ में आ रही है?
अब Q2 दो चीज़ें फेस करेगा, हमें वर्क डन करना पड़ेगा दो फोर्सेस के अगेंस्ट। कौन कौन सी? एक तो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स कह सकते हैं उसे, तो इस इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट हमें एक वर्क डन करना पड़ेगा। एक और वर्क डन करना पड़ेगा, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एंड उसकी फोर्स की अगेंस्ट भी हमें वर्क डन करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो जो वर्क डन ड्यू टू Q2 चार्ज के अगेंस्ट जो वर्क डन हम करेंगे, टोटल वर्क डन वो कितना होगा? जो भी यहाँ पे पोटेंशियल प्रेजेंट है कितना है? VR2 प्रेजेंट है। सो लेट्स से Q2 VR2 प्रेजेंट है, प्लस इस Q1 चार्ज की भी तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है, उसके अगेंस्ट भी कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से, क्योंकि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हमें ज़्यादा मतलब है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज Q1 विल बी इक्वल टू K Q1 अपॉन जो डिस्टेंस हम ले रहे हैं। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, हमें ये डिस्टेंस चाहिए, तो लेट्स से इसे हम बोल देते हैं R12। ये डिस्टेंस हो गया R1, ये डिस्टेंस है R2, तो ये डिस्टेंस R12 इसे हम बोल रहे हैं। तो K Q1 R12 मल्टीप्लाइड बाय Q2 चार्ज को ला रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे Q2 को। बात समझ में आ रही है? डिस्टेंस में भी कभी कंफ्यूज नहीं होना, हमें इससे इसके रिस्पेक्ट में अब देखनी है डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर करना चाहते हैं, तो ये डिस्टेंस जो होगी, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमारे लिए सेंस बनाती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया R12 K Q1 Q2 अपॉन R12। तो ये हो गया वर्क डन। अब टोटल वर्क डन या टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? WQ1 WQ2 इन दोनों को सम कर दें तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी। तो इसे लिख लेते हैं, टोटल पोटेंशियल एनर्जी W इज इक्वल्स टू, सॉरी ये U होगा यहाँ पे, U इज इक्वल्स टू WQ1 प्लस WQ2। ये वर्क डन है, WQ1 WQ2 क्या है? ये वर्क डन है जो हमने अगेंस्ट इन जो भी फोर्स लग रही थी उसके अगेंस्ट जो भी वर्क डन किया, ये वो वर्क डन है, ठीक है। Q1 को लाने में जो वर्क डन लगा, Q2 को लाने में जो वर्क डन लगा, उन दोनों को सम कर देंगे, टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी। तो कुछ नहीं करना है, रख देते हैं Q1 VR, इसे R1 कर दिया हम लोगों ने, R नहीं रहा, ये R1 हो गया। सो VR1, ठीक है, प्लस Q2 VR2 प्लस Q2 K Q1 अपॉन R12। बात समझ में आ गई? K Q1 अपॉन R12 क्या है? यह है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज Q1। अब आपको क्या करना है? तीन सिस्टम के लिए देखना है। मैं बोल देता हूँ एक और चार्ज हमें लाना है Q3, ठीक है। तो कैसे होगा अब आप लोग खुद डिराइव करो, और अगर डिराइव नहीं होता है एक बार मुझे बता देना। बताओगे कैसे? कमेंट करो नीचे जाके, और एक बार आप लोग कमेंट कर दोगे तो इस पर भी एक वीडियो आ जाएगी। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, 3 से 4 मिनट में समझा सकते हैं। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे बता देना, बट एक बार आप इसे अगर डिराइव करके देखोगे खुद से तो पूरा यहाँ पे फंडा क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज़ हो रही है क्या नहीं हो रही। लेट सपोज एक थर्ड चार्ज Q3 जब यहाँ पे आ रहा है तो अब क्या होगा? WQ3 में क्या हो जाएगा? उसे कितने वर्क डन करने पड़ेंगे? सबसे पहले तो एक वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा जिसके अगेंस्ट हमें कुछ काम करना पड़ेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के। उसके बाद इस Q1 के अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ेगा, इस Q2 के अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 टर्म्स आ जाएंगे WQ3 में, ठीक है। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और लेट से A1 कुछ आ रहा है और A2 कुछ आ रहा है, 3 टर्म्स आ जाएंगे। फिर इन तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे WQ1 WQ2 WQ3, तो हमारा टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी अब डायपोल के बारे में बात करने जा रहे हैं हम लोग। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसके लिए एक डायपोल ड्रॉ कर लेते हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस का।
लेट्स से दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, एंड ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस कितना लेते हैं हम लोग जल्दी से, a, बढ़िया। और ये डिस्टेंस कितना लेते हैं, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2a। एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, इस डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले टॉर्क वाले लेक्चर में देखा था, टॉर्क वाले केस में देखा था, सेम कुछ चीज़ें यहाँ पे भी सेम होंगी। उसके आगे पोटेंशियल एनर्जी के लिए कुछ चीज़ें हम लोग अलग करने वाले हैं। वो क्या चीज़ें होंगी, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डायपोल पे फोर्स लगेगा, इस चार्ज पे लगेगा, F इज इक्वल्स टू क्यू ई फोर्स। चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन मिलेगा इस साइड। ये चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव है, तो F इज इक्वल्स टू क्यू ई लेफ्ट साइड में लगेगा। तो ट्रांसलेशनल मोशन होगा कि नहीं होगा, अब तक तो पता होना चाहिए, ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब ये डायपोल कहीं आगे और पीछे डिस्प्लेस नहीं होगा, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा। रोटेशनल होगा क्या, रोटेशनल हो सकता है, क्यों, क्योंकि इन दोनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। अगर हम इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करें तो एक्सटेंड करने के बाद कुछ ये आएगा, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन एक्सटेंड करने के बाद कुछ ये आ रहा है, इनके बीच में कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है, तो टॉर्क यहाँ पे अप्लाई हो सकता है, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो इसका क्या मतलब है, रोटेशन यहाँ पे होगा, रोटेशन पॉसिबल है। हमें क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, और टॉर्क का फॉर्मूला हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। टाउ इज इक्वल्स टू पी क्रॉस ई, जहाँ पे पी वेक्टर होता है डायपोल मोमेंट वेक्टर, एंड उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, P इज इक्वल्स टू जो डिस्टेंस है उनके बीच का, दैट इज 2a एंड चार्ज q, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड है डायपोल मोमेंट वेक्टर का। अब यहाँ पे कुछ टॉर्क लग रही है, टॉर्क कितनी लग रही है, P क्रॉस E टॉर्क लग रही है। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमें क्या करना है, एज एन एजेंट हम एक अगेंस्ट टॉर्क लगा रहे हैं। लेट्स से अगर टॉर्क यहाँ पे क्लॉकवाइज लग रही है तो हम एक टॉर्क लगाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, उसे ओपोज करने के लिए। अब जब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगा रहे होंगे तो बैलेंस होने से पहले थोड़ा सा एक्स्ट्रा एंगल, वो जस्ट बिकॉज रोटेशन पॉसिबल हो रहा है तो एक एक्स्ट्रा एंगल वो चल जाएगी, डायपोल जो हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा घूम जाएगा। उसी में हम यहाँ पे डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो लेट सपोज यहाँ पे एक एंगल थीटा ऑलरेडी ये पहले बना रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, और फाइनल जो इसका एंगल है दैट इज थीटा एल, ठीक है, बात समझ में आ रही है। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए स्टार्ट कर देते हैं। वर्क डन हमने यहाँ पे निकालना है। सबसे पहले कोई भी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए अगर वर्क डन हमारे पास आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगी, जस्ट बिकॉज उनकी यूनिट सेम होती है, तो ऑलमोस्ट वो सेम चीज़ें हैं, ठीक है। तो वर्क डन यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला जो हम लोगों ने लास्ट टाइम लगाया था, सेम वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाने वाले हैं। वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क या फिर टॉर्क बाय द एजेंट ठीक है, और फाइनल एंगल हमारा कितना हो रहा है जो मैंने आपको पहले बता दिया, दिस इज थीटा नॉट, ये इनिशियल एंगल है, फाइनल एंगल है थीटा एल। इसको हम सॉल्व कर देंगे तो वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे इसे सॉल्व करते हैं। वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ थीटा नॉट से थीटा एल, ये फाइनल एंगल है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क इनटू डी थीटा। एक्सटर्नल टॉर्क कितनी है हमारे पास, इट विल बी इक्वल टू
P डॉट E साइन थीटा डी थीटा। अब कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन करना है बस, तो वर्क डन हमारे पास आ जाएगा। P और E कांस्टेंट है जस्ट बिकॉज ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है ये यूनिफॉर्म है, बाय डिफॉल्ट हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले रखी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल ये दोनों कांस्टेंट हैं, सो अगेन ये कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ गए। इंटीग्रेशन तो आप सभी को आता होगा, साइन थीटा डी थीटा। ओके, सो P डॉट E माइनस ऑफ कॉस थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। सो थीटा नॉट से थीटा L, सो इट विल बी इक्वल टू P डॉट E माइनस ऑफ कॉस थीटा L माइनस कॉस थीटा नॉट, ठीक है। ये फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास यहाँ पे आया। अब किसी भी एंगल पे पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमारे पास एक फ्रीडम होता है कि कहाँ पे किस एंगल पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है वो हम खुद से चूज़ कर सकते हैं। जीरो पे भी हो सकती है, π/2 पे भी हो सकती है, बट इन जनरल हम π/2 लेते हैं। π/2 क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें पता है cos π/2 कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो अगर हम थीटा L π/2 ले लेंगे, मतलब फाइनल एंगल, अगर हम इनिशियल एंगल π/2 ले लेंगे तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी अगर जीरो है तो फाइनली किसी भी रैंडम एंगल थीटा नॉट पे हमें पता लग जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? इसे मैं करके दिखा देता हूँ तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इसे पहले और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो इट विल बी इक्वल टू P डॉट E cos थीटा L माइनस cos थीटा नॉट, तो सबसे पहले जो एजम्पशन लिया उसे क्लैरिफाई कर देता हूँ मैं। सो एजम्पशन क्या है? पोटेंशियल एनर्जी एट π/2 इज ज़ीरो, ठीक है। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जब 90 डिग्री पे, हमारा डायपोल अगर बिल्कुल 90 डिग्री पे आ जाता है, अभी इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ज़ीरो है, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं। ओके, सो थीटा नॉट जो है वो π/2 हम लोग रख देते हैं, तो फाइनली क्या आ जाएगा हमारे पास, थीटा नॉट विल बी इक्वल टू π/2। इनिशियली ये रेस्ट पे π/2 पे है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट एनी रैंडम एंगल थीटा विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ P डॉट E, ठीक है। एंड फाइनल एंगल जो थीटा L है इसी को हम लोग थीटा बोल रहे हैं यहाँ पे। सो थीटा माइनस कॉस ऑफ इनिशियल एंगल π/2 हम लोगों ने ले रखा है, कॉस थीटा नॉट, सो π/2, सो इट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे माइनस भी था एक, सो इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ P डॉट E कॉस थीटा, ठीक है। ये तो ज़ीरो हो गया, ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी एट एन एंगल थीटा। इसे एज अ डॉट प्रोडक्ट भी हम लोग लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? माइनस ऑफ P डॉट E U एट थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ P डॉट E। ये हो गया हमारे पास डॉट प्रोडक्ट, ये विजिबल है, ठीक है। ये रहा फाइनल रिजल्ट। तो कैसे कैसे किया? सबसे पहले वर्क डन निकाल लिया, ठीक है। एक्सटर्नल जो भी टॉर्क हम लोगों ने लगाई मल्टीप्लाई कर दिया डी थीटा से। इस तरीके से हम लोग वर्क डन निकाल रहे थे पहले वाले केसेस में, ठीक है। दिख रहा है सब? ओके, सब विजिबल है। एंड फाइनल रिजल्ट जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट डेरिवेशन में आता है, हमें पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे ज़ीरो एज्यूम करनी है। तो हम वो π/2 पे मान लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एट 90 डिग्री ज़ीरो है। कैसे? क्योंकि cos थीटा cos 90 ज़ीरो होता है, उससे क्या होगा, हमारा एक टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। तो जो रैंडम थीटा, रैंडम एंगल जिस पे हम निकालना चाहते हैं, उस पर हमें पता लग जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने डेरिवेशन पूरी कर ली। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ इसमें नहीं समझ में आ रही है, तो आप वो कमेंट कर सकते हैं।
और इसी के साथ हमारे लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट मिलते हैं। अब ये ऑलमोस्ट ये चैप्टर खत्म होने वाला है। इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है हमारे पास, कैपेसिटेंस है। एक कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग है, और उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या करता है, इन इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सो थैंक यू एवरीवन। फॉर मोर सच कंटेंट सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्क्स।